नमस्कार साथियों, आज हमारे साथ महिला सशक्तिकरण पे बात करने के लिए उपस्थित हैं श्रीमान राकेश द्विवेदी जी। आप मूलतः अंबेडकर नगर जिले के रहने वाले हैं, उत्तर प्रदेश के, और अपना कार्यक्षेत्र उन्होंने सुल्तानपुर बनाया हुआ है। आप एनजीओ चलाते हैं जिसका नाम है स्वविश्वास संस्थान। आप उसके संस्थापक सचिव हैं और महिला सशक्तिकरण को लेकर के इनका एनजीओ काम करता है और तमाम सेक्टर में काम करते हैं ये। आज हमने इनको बुलाया है महिला सशक्तिकरण पे बात करते हुए, क्योंकि ग्राउंड लेवल पर 2000 से ही ये कार्य कर रहे हैं। तमाम गांव के परिवारों के बीच में इन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। इनका अनुभव क्या है गांव देहात का, और भी इनके बारे में हम जानेंगे। आइए इनसे हम बात करते हैं। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार। पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि आप स्वविश्वास संस्थान क्या करता है, आपकी कैसी यात्रा रही। मैं चाहता हूँ कि आप इसके बारे में पहले हम बात करते हैं यदि स्वविश्वास संस्थान की शुरुआत की जी, तो स्वामी विवेकानंद सामाजिक शैक्षिक संस्थान ऐसा नाम सोच करके हम लोगों ने रखा और इसको फिर एक शार्ट नेम दिया स्वविश्वास संस्थान। और मूल रूप से बात करते हैं तो इस जगत में आने के लिए तो एक किसी बड़ी संस्था के साथ हम काम करते हुए इधर आए। विवेकानंद जी के विचारों से मैं काफ़ी प्रभावित रहता था। एक मेरी इसके पहले भी मैं जब पढ़ाई कर रहा था तो मेरी यात्रा वहाँ से शुरू होती है। दिल्ली में आ रहा था, ये घटना 90 की है। यमुना ब्रिज के पहले एक ट्रेन जब आती है तो पहले वहाँ रुक जाया करती थी, प्रायः जो है ट्रैफिक का उनका अपना इशू रहता था। तो वहाँ रुकी तो कुछ बच्चे जो है कूड़े के ढेर में कुछ खोज रहे थे। तो उस समय मैं जिसके साथ में था, तत्कालीन सांसद वहाँ से हुआ करते थे विश्वनाथ दास शास्त्री जी, मैं उनके साथ आ रहा था। मैं विद्यार्थी था तो मैंने उनसे पूछा कि ये बच्चे इसमें क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ये कोई सवाल नहीं है, छोड़ो हटो जाने दो। उन्होंने ऐसे करके कि जैसे बच्चे, मैं तो स्टूडेंट था ही, तो उन्होंने कहा कि आप छोड़िए इस सवाल को। लेकिन वो सवाल मेरे मन में चलता रहा कि ये जो बच्चे जिनको किसी सिटी मॉन्टेसरी में होना चाहिए था, किसी प्राइमरी स्कूल में होना चाहिए था, किसी अच्छे विद्या मंदिर में होना चाहिए था, शिशु मंदिर में होना चाहिए, वो बच्चे इस कूड़े के ढेर में खड़े हैं। और ये सवाल मेरे अंदर बना ही रहा। फिर धीरे धीरे मैं इस पर सोचता रहा कि इनके लिए करना क्या चाहिए क्या। तो फिर एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है अभी उत्तर प्रदेश की, पानी संस्थान करके, तो उसके एक सेक्रेटरी भारत भूषण जी से मेरी भेंट हुई और मैं उनको इस सवाल को उनसे भी पूछा। तो उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, आप कुछ दिन स्वैच्छिक जगत में रह करके देखिए। फिर मैंने वहाँ से अपना उनके साथ काम शुरू किया। फिर वहाँ पर कुछ दिन काम किया। फिर इसके बाद मैंने 12 जनवरी सन 2000 को कुछ सर्वोदयी विचारक, कुछ आरएसएस की विचारधारा के लोग, ऐसे लोगों को मिला करके फिर स्वामी विवेकानंद सामाजिक शैक्षिक संस्थान की नींव रखी गई। जी, स्वामी विवेकानंद सामाजिक शैक्षिक संस्थान की यात्रा स्वविश्वास संस्थान की वहाँ से शुरू होती है। और धीरे धीरे हम लोगों ने सबसे पहले तो कि गरीबी पर हमको कैसे काम करना चाहिए, क्या करना चाहिए, उसको लेकर के काम किया। फिर जब हम और अंदर आते हैं तो गरीबी की जो पराकाष्ठा देखते हैं, और उस समय तत्कालीन जो है विचारधारा के जो उस तरीके से प्रभावित करने वाले लोग थे, प्रभावित कर रहे थे, तो महिलाओं के लिए हमको काम करना चाहिए, ऐसा मन में हम लोगों के आया। और हम लोगों ने फिर नाबार्ड की उस समय परियोजना चलती थी, महिलाओं को कैसे सशक्त किया जाए, इकोनॉमिकल रूप से उनको कैसे आगे बढ़ाया जाए, तो स्वयं सहायता समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप, ऐसे करके फिर धीरे धीरे हम लोग काम करते गए। फिर उनके स्वास्थ्य पर, उनके शिक्षा को लेकर के, और ऐसे बात करें तो स्वविश्वास संस्थान अभी लगभग 25,000 परिवारों के साथ काम करते हुए अपनी पहुंच बनाई है। लेकिन फिर भी यदि हम बात करते हैं कि महिला के सशक्तिकरण की बात, आपने कहा कि महिला सशक्तिकरण के मुद्दे पर जी बात करते हैं जी।
हम महिला सशक्तिकरण, अब मुझे भी आकर के ये अवलोकन करना पड़ रहा है कि हम महिला सशक्तिकरण कैसा दृश्य देखना चाहते हैं। क्या वो महिला सशक्तिकरण जो अभी तत्कालिक घटनाएं हुई कि महिला सशक्त होकर के पति को ही खत्म कर रही है, कि या हम वो महिलाएं देखना चाहते हैं कि जो महिला सशक्त होकर के पार्वती के रूप में होती थी जी। तो ये एक बड़ा ही द्वंद्व है अभी समाज में जी। और इसको कैसे हम लोग आगे ठीक कर पाएंगे, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। आपका इसमें बड़ा अनुभव है क्योंकि आपने गांव देहात में आपने महिलाओं के बीच में, परिवारों के बीच में आपने काम किया है। गांव की महिलाएं या गांव देहात का परिवार या गांव का परिवेश इस विषय पर क्या सोचता है? अभी भी गांव में जो है वो ये है कि महिला और पुरुष दोनों मिलकर के परिवार को चलाते हैं और चलाते थे, तो गजब का परिवार चलता था। अभी भी चल रहे हैं, क्योंकि हम लोग सीधे जैसा आपने बताया अभी, तो हम ग्रास रूट लेवल के ऑर्गेनाइजेशन है, सीधे हम जमीन पर रह करके काम करते हैं। रोज हम लोगों के ऐसे महिलाओं के साथ काम के नाते भेंट मुलाकात रहती है। तो अभी भी हम लोग देखते हैं कि वो सशक्तिकरण जो दोनों परिवार का, कह लीजिए साइकिल का दोनों पहिया मिल करके परिवार को लेकर के चलता है। अब लेकिन उसमें ये देखने की जरूरत है कि हम सशक्त कैसे, कहीं एक ही पहिया तो नहीं रगड़ रहा है, कैसे उस पूरे परिवार को हम सशक्त कर सकते हैं, कैसे वो महिला सशक्त हो सकती है। उसके अभी बात करें आप तो देखें कि सरकार ने इतनी सारी योजनाएं सशक्तिकरण की चला रखी है, लेकिन जब आप कभी मैं अवसर लगेगा तो मैं आपको लेके चलूंगा। आप देखेंगे कि गांव की जो महिला है उनको ये नहीं पता है कि सरकार ने कितने प्रकार की योजनाएं दी है। एकदम वंचित हैं वो, उनको इन सब चीजों से वंचित कहीं योजनाबद्ध तरीके से रखा भी जा रहा है और कहीं न कहीं वो जो है वंचित हैं भी। तो केवल इस नाते से नहीं कि केवल उनका क्या कहते हैं सशक्तिकरण तब दिखेगा जब वो कुछ गिने चुने परिवार के लोग आकर के लोकसभा में, पार्लियामेंट में गिने चुने परिवारों के लोग आकर के उनका नेतृत्व कर रहे हैं और ये कहते हैं कि बहुत कुछ बदल रहा है। ऐसा नहीं है, वह कुछ लोग बदल रहे हैं और जो बदलना जिनको चाहिए वो लोग अभी भी वो एकदम हाशिए पर है। तो क्या जो महिला सशक्तिकरण का नारा जो गवर्नमेंट दे रही है, क्या उस नारे से या जो भी उनके लिए सरकार कर रही है, अभी मैं थोड़ा सा सरकार को बस इसमें लाऊंगा, बाकी हम लोग तो और सारी चीजें इसमें चर्चा करेंगे। क्या सरकार से गांव देहात की महिलाएं वो कुछ सशक्त हो रही हैं, कुछ उनके जीवन में बदलाव आ रहा है? हाँ, मुझे तो उसका लाभ ज्यादा कौन उठा रहा है? वो कुछ ऐसे सिलेक्टिव महिलाएं, क्रीमी लेयर टाइप के लोग जिनको आप कह सकते हैं कि जो थोड़ा सा थोड़ी सी ज्ञानार्जन जिनको हुआ है, तो वो वही लोग जिनकी पकड़ ब्लॉक में बनी हुई है, जिनकी पकड़ सेक्रेटरी तक बनी हुई है, वो परिवार की कुछ महिलाएं, उसमें वो उस परिवारों की कुछ महिलाएं, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं जिनकी संख्या ज्यादा है ऐसे कह लीजिए, तो उनको तो पता ही नहीं है कि हो क्या रहा है। अभी मैं बात करता हूं कि सुल्तानपुर में 60 किलोमीटर का एरिया जो है वो नदी के किनारे का है। उसमें मछुआरा समुदाय के लोग जो हैं जी, निषाद समुदाय के लोग, उनके साथ की स्थितियों में जब आप जाएंगे और एकदम जाएंगे तो अभी भी उनको अपने आवास से वंचित हैं। उनको कह लीजिए कि सरकार ने इतनी सारी पूरा डाल दिया है, फ्री में राशन, फ्री में ये, लेकिन वहां तक पहुंच क्या रहा है वो भी नहीं मिल रहा है। उनके बच्चों की शिक्षा की बात करें, सशक्तिकरण केवल इसलिए इससे नहीं आएगा कि केवल एक महिला को आपने सशक्तिकरण का मतलब ये होता है कि जो उसके इंडिकेटर्स हैं उसके बच्चों में भी दिखने चाहिए, उसके पति में भी दिखने चाहिए, उसके परिवार में जो दिखने चाहिए वो नहीं दिख रहा है। वो
कुछ लोगों में अभी कुछ ये रोशनी कुछ तक पहुंची है। महिला सशक्तिकरण के पीछे, इस नारे के पीछे या इस जो आंदोलन सरकार इसको बना रही है, या जो महिलाएं महिला सशक्तिकरण का आंदोलन चलाती हैं, उसका आपका कहने का मतलब है कि कुछ परिवारों ने उसका लाभ उठाया है। हाँ, बाकी जो सामान्य महिलाएं हैं गांव की, देहात की, वो इससे वंचित हैं। ठीक है, ये तो एक सरकारी अपना हो गया, सरकार तंत्र का जो है क्या चल रहा है। तंत्र का एक षड्यंत्र भी उससे भी आपको दो चार कराऊंगा मैं। जैसे सरकार जो है वो परिवार को सशक्त नहीं करना चाहती है। आज तमाम परिवार तोड़क कानून जो है वो बने हुए हैं, परिवार बर्बाद हो रहे हैं। आप देखेंगे कि इस समय फैमिली कोर्ट का दायरा कैसा बढ़ता हुआ चला जा रहा है। हाँ, और गांव परिवेश से भी लड़कियां आ रही हैं, तो उनके मन में महिला सशक्तिकरण का इतना कीड़ा भर गया है कि वो जो है आते ही परिवार में एक अलग रूप दिखा रही हैं। परिवार में विखंडन हो रहा है, जो पुरुष है उनको अदालतों का चक्कर लगाना पड़ रहा है, उनका जीवन बर्बाद हो रहा है। तो इस तरीके से जो सशक्तिकरण है, इसके आप कितने पक्षधर हैं, कितने इसके साथ हैं आप? नहीं, मैं इस तरीके के सशक्तिकरण का पक्षधर नहीं हूँ, चूंकि मैं भारतीय परंपरा का संवाहक अपने को मानता हूँ। कहीं न कहीं यह बहुत बड़ा वो गैप हो रहा है और परिवार को विध्वंस करने का एक वो है ये, लेकिन दोनों स्थितियों में बैलेंस करना पड़ेगा। आपको मैं एक और मैं उसके दूसरी तरफ का भाग भी बताता हूँ। आपने कहा कि जैसे महिलाएं आती हैं फिर उनका वो होता है, फिर वो दूसरी तरफ का यह भी एक पक्ष है कि एक महिला, हम जहाँ कार्य करते हैं, नाम लेना उचित नहीं होगा, वो महिला जो है, अभी मुझे एक दिन मीटिंग में मैं गया था, गांव में सीधे गया, मैं मीटिंग में बैठा रहा। उसने बताया कि भैया मेरा जो है तलाक हुआ है और मैं परेशान हूँ, बताइए मैं क्या करूँ। उन्होंने कहा क्या स्थिति है, क्यों? तो उन्होंने पूरा बताया वृतांत अपना। अब वो महिला 3 साल से कोर्ट के चक्कर में। ये आप गांव की बात बता रहे हैं या शहर की? गांव की, एकदम गांव की, रूरल एरिया, जगदीशपुर एक गांव है। अच्छा, माइनॉरिटी कम्युनिटी के। अच्छा, अब उसका तलाक हुआ, वो अपने मायके में रह रही है न, और मायके वाले भी उसको हे दृष्टि से देख रहे हैं, और उसका अपना वहाँ भी सब छूटा हुआ है, कोर्ट के चक्कर लगाए जा रही है। हमारी जो न्यायिक प्रणाली है सशक्तिकरण को कहीं न कहीं वो भी बाधित कर रही है। नहीं, न्याय प्रणाली का दोष है या जो कानून बने हुए हैं? नहीं, प्रणाली का भी, क्योंकि पुराने जमाने में ऐसा होता था। नहीं, अभी तो मोदी जी ने क्या किया कि 3 तलाक को लेकर के बहुत तो वो हुआ, लेकिन अभी तो क्या हुआ? मैं जरा सा पुराने तरीकों को डिस्कस करना चाहता हूँ। पहले क्या होता था कि अभी भी कुछ ऐसे मैं जाति समूह जानता हूँ कि जिनके यहाँ ये होता है कि तलाक का मामला वो कोर्ट में नहीं जाता। वो एक अपना आपस में बैठ करके पंचायत करते हैं, पंचायत करके अपना सेटलमेंट कर लेते हैं और लड़की अलग चली जाती है, लड़का अलग चला जाता है। लेकिन अभी तो अभी का जो है जो चल रहा है परिवेश, क्या उसमें ऐसा तो हमको लगता नहीं है कि ऐसे मामले पंचायत में जाते होंगे, घर परिवार के लोग बैठ के सुलझाते होंगे। अब तो पंचायतें कानून का सहारा ज्यादा ले, अब तो पंचायतें बैठती ही कहाँ है, अब पंचायत तो होती ही नहीं इस पर। ये अच्छा होता कि पहले क्या होता था, आपने बिल्कुल सही कहा कि कुछ प्रबुद्ध लोग बैठ जाते थे। क्योंकि इसलिए कह रहा हूँ कि ये परिवार और समाज से जुड़ा हुआ मामला है और इसका समाधान सरकार नहीं निकाल पाएगी। सरकार निकालती होती तो अब तक तो निकाल चुकी होती। इस समस्या का समाधान समाज ही निकाल सकता है, परिवार ही निकाल सकता है। यह तो सदियों से हुआ है। तो सरकार इसमें क्यों नहीं सोचती है कि भाई इसको हम छोड़ देते हैं समाज के ऊपर, ये समाज का मामला है, समाज अपना इसको। हाँ, लेकिन अभी सरकार को हम लोगों को सोचने के लिए या तो बाध्य करना पड़ेगा, उस तरीके के आंदोलन होने चाहिए, या फिर क्या कहते हैं कि इस प्रणाली में जैसे चल रहा है ऐसे लोग घुट घुट करके अपना जीवन। कभी एक प्रश्न आपसे,
कभी आप महिलाओं के ब्लैकमेल का शिकार हुए? नहीं, ऐसा तो ऐसा कोई अनुभव आप विद्यार्थी जीवन से लेकर के अभी तक कभी ऐसा, या कोई मित्र आपका ब्लैकमेल हुआ हो? हाँ, हमारे एक बड़े अच्छे साथी हैं, संस्था चलाते हैं और महिला सशक्तिकरण पर बड़ा काम करते हैं। अभी एक दिन चर्चा में उन्होंने बताया कि राकेश जी, सरकार ने जो कानून बनाए हैं, कहीं न कहीं कानूनों में जो है बारीकी कमी है और उसका भुक्तभोगी मैं भी हूँ। और दूसरे मतलब आदमी के उनका आदमी के 20 चेहरे होते हैं। अब तक तो हम लोग 2-4 चेहरे जानते थे, 20 चेहरे होते हैं उनके। तो उन्होंने बताया पूरा फिर घटना की, एक लड़की आती है, संस्था में ज्वाइन करती है, फिर वो किसी दूसरे जो है उसके साथ जो है वो साथी के साथ उसने आरोप लगाया कि उस साथी ने फलाने ऐसे किया, मतलब एक तरीके से शोषण का आरोप झूठा मढ़ा गया। और फिर उसको जब उनके उस महिला साथी के कहने पर उस अपने एक साथी को निकाल दिया जाए, फिर इसके बाद उसको फिर अंत में उसने जो है मतलब संस्था को भी जो है वो घेरे में लेना शुरू कर, मतलब कहीं ना कहीं उस सशक्तिकरण का ऐसा रूप दिखा कि तोड़ने वाला। तो ये भी कहीं ना कहीं है कि बिल्कुल सशक्तिकरण का मेरा जो भाव रहता है कि सशक्तिकरण का मतलब कि पढ़ाई लिखाई से होगा। सशक्तिकरण के जो मैंने इंडिकेटर बताए वो दिखना चाहिए। क्या आप मानते हैं कि महिला सशक्त हो या कमजोर हो, ये परिवारों के ऊपर छोड़ देना चाहिए, सरकार को इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए? हाँ, लेकिन इसमें 2 बातें हैं। वैचारिक रूप से सशक्त बनाने की बात को यदि हम करें तो परिवारों पे छोड़ना चाहिए। नहीं, किसी भी रूप में हम बात कर रहे हैं, किसी भी रूप में नहीं। मेरी बातें हैं कि इसको 2 भागों में बांट करके हम देख सकते हैं। एक कि महिलाओं का जो है वो सशक्तिकरण की यदि बात करते हैं तो वैचारिक रूप से तो परिवारों पर छोड़िए, लेकिन जैसे जो इंटाइटलमेंट्स हैं, जो योजनाएं हैं, जो सरकार ने बनाया है, वो तो अभी उनको मिलना चाहिए। और वो कैसे मिलेगा? नहीं, ठीक है, योजनाओं की बात ठीक है, क्योंकि आजकल वेलफेयर स्टेट चल ही रहा है, तो हम उन योजनाओं पे कोई हस्तक्षेप नहीं करते हैं। हम तो ये कहते हैं कि जो सरकार है वो कानून के माध्यम से जो परिवारों में हस्तक्षेप कर रही है वो ना करे। महिला सशक्तिकरण यह समाज का विषय है। परिवार एक 3 पैर की दौड़ होती है, जिसमें एक पैर पुरुष का, एक पैर महिला का आपस में बंधा होता है। ना कोई आगे जा सकता है, ना कोई पीछे, साथ चलता है। तो परिवार तय करे कि कौन सशक्त होगा, कौन कमजोर होगा, कौन परिवार का मुखिया होगा। नहीं, ये तो परिवार पर ही छोड़ना चाहिए और परिवार पर रहना भी चाहिए। इसके लिए तो हम भी पक्षधर हैं, क्योंकि परिवार को तोड़ करके जब आप सशक्त की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं मतलब देखिए, दोनों बातें हैं। वो एक आंकड़ा बताइए कि आपके परिवार में कौन सशक्त है, मतलब कौन है मुखिया, आप हैं या आप बात कर सकते हैं तो पत्नी ही हो गई। तो ये आप लोगों के अंडरस्टैंडिंग से होगा? हाँ, अंडरस्टैंडिंग से है कि भाई अब तुम देखो, चूंकि मैं अब यही होता था पहले भी। तो सरकार जो हस्तक्षेप कर रही है आजकल, कह रही है कि परिवार का मुखिया राशन कार्ड में वो और महिला होगी, तो हमको लगता है ये तो गलत है, क्योंकि ये तो परिवार का हक है। परिवार पे छोड़ना चाहिए, मैं भी वो हूँ। लेकिन ये है कि कहीं ना कहीं फिर वो वंचना का शिकार होने शुरू हो जाती है, क्योंकि एक तरफ आप कह रहे हैं ना, सरकार की योजनाओं से मतलब नहीं है। अब उसको मुखिया बनाने के पीछे सरकार अपनी योजनाओं को देख रही है। आप कितने ऐसे परिवार जानते हैं? एक चीजें और आती हैं कि महिलाओं पे पुरुषों द्वारा अत्याचार होता है, ऐसा कहा जाता है, ऐसा स्थापित करने का प्रयास किया जाता है। नहीं, ऐसा दिखता भी है, ऐसा नहीं है। पुरुष जो है आप कुछ जो गिने चुने लोग, जैसे हमने कहा गिने चुने परिवारों के लोग सदन में आकर के, उसी तरीके से गिने चुने परिवारों में ठीक है महिलाओं को आगे बढ़ा करके उनको आगे बढ़ाया जाता है। लेकिन बहुतायत ऐसा है
कि नहीं तुम ऐसा नहीं करोगी। जो परंपरावादी है, नहीं, ऐसे परंपरावादी नहीं कही वो। अच्छा परंपरावादी कहेंगे तो तब तो भगवान शंकर से शुरू करिए ना, अच्छा अच्छा। और वर्तमान तक ले आइए। हम्म तो हमारे एक ऐसे पॉलिटिकल हमारे आदर्श भी हैं जो वो महिला को आगे करते हैं। मैं उनका भी सम्मान करता हूँ, मैं उनको कहता भी हूँ कि हाँ ठीक है, महादेव के अनुयायी देव हैं। अच्छा, तो ऐसे भी लोग हैं, लेकिन ये कुछ ही लोग हैं। लेकिन आप जरा सा एक बार सोचिए ना कि जब शाम को जिनके साथ हम काम करते हैं, हम तो वहाँ की दृष्टि से हम देख रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि उनकी वहाँ की महिलाओं की शाम कैसे गुजरती है। ठीक है, ये बातें तो है, लेकिन हम एक चीज बताते हैं, सपोज दैट आपका परिवार है और आपके परिवार पे मैं एक बाहरी व्यक्ति हूं। आपके किसी पारिवारिक मामले में अगर मैं जबरदस्ती हस्तक्षेप करता हूं, मान लीजिए आप अपनी पत्नी को मार रहे हैं और आपके पति पत्नी की लड़ाई में मैं तीसरा जाता हूं और आपको कहता हूं कि आपके दोनों के बीच के झगड़े का निपटारा मैं करूंगा, तो आप इसको कैसे देखेंगे, क्या रिएक्ट करेंगे? हाँ, मैं उस बात को बिल्कुल समझ रहा हूँ, लेकिन ये है कि हम तो यही चाहेंगे कि हमारी पति पत्नी का विवाद हम लोग बैठ करके पहले समझ लें, और आपका इंटरफेयर तब होना चाहिए जब हम दोनों में से कोई एक आपको आमंत्रित करें। ये होना चाहिए। हाँ, होना तो यही चाहिए। और तो कहने का मतलब ये है कि आज की सरकारें बिना लोगों के आमंत्रण के जो है, हाँ बिल्कुल कर रही हैं, नहीं करना चाहिए। वो वही हमने कहा कि कानून में कुछ बारीक कमियां हैं। अब इस डिस्कशन के हम लोग अंतिम पड़ाव पे चलते हैं। आपको महिला सशक्तिकरण का कैसा रूप अच्छा लगता है? एक अच्छा सा परिवार जिसमें वो बेटी कंप्यूटर चलाते हुए भी दिखे और वह माँ जो है पुत्रोत्र स्नेह करते हुए दिखे, वह पत्नी जो है वो पति पत्नी का प्यार दिखे। यह एक सशक्त महिला सशक्तिकरण का यह भी एक इंडिकेटर है, और यही ही शुद्ध इंडिकेटर है कि वो न्यूट्रिशन उनको भी मिले, पोषण भी मिले, वो सशक्त भी रहें, मतलब शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और आर्थिक रूप से। ये हमारी तो सनातन की परंपरा रही है, मतलब ये तो सामाजिक रूप से भी मैं बात करता हूँ, तो हमारी परंपरा रही है। लेकिन इसको बीच के काल जैसे जो आज के और मैं दूसरी बात में कहूँ तो साम्यवादी विचारधारा के लोगों ने, सीधी बात करता हूँ, साम्यवादी विचारधारा के लोगों ने इस चीज को पसंद ही नहीं किया कि ये परिवार हमारे भारत की परिवार व्यवस्था को पसंद नहीं किया। भारत का परिवार कितना बड़ा हुआ करता था। आज तो हम, हमारी पत्नी, हमारे बच्चे, पहले शुरू होता था बाबा से, उनका पूरा परिवार, उनके मतलब हमारे चाचा, बाबा, चाचा, ताऊ, ताई परिवार, उनके बच्चे। आज भी अभी हम लोगों के यहाँ लगभग अभी गांव के परिवेश में बात करें तो अभी थोड़े थोड़े से बच्चे भी हैं कि 2-3 पीढ़ियां एक साथ रह रही हैं। जैसे जो एक वर्गीकरण लोग करते हैं महिलाओं की, पुरुषों की, युवाओं की, तो हमको लगता है कि महिला तो किसी की बहन होती है, किसी की माँ होती है, किसी की मौसी होती है, किसी की पत्नी होती है। उसको इस रूप में देखना चाहिए, ना कि महिला पुरुष या युवा। इसमें बिल्कुल मैं इस बात से सहमत हूँ आपके जी, बिल्कुल सही। इस तरीके से देखा ही जाना चाहिए कि हमारी बहू है तो बेटी भी किसी की है, आज मेरी पत्नी है तो बेटी किसी की है, तो उसको तो, और ऐसा जब देखते हैं तो जो सामाजिक जो लिंग भेद किया जाता है, ऐसा लिंग के रूप में हम ना बांटें। हाँ, जेंडर इक्वलिटी की जो बात करते हैं लोग, तो फिर जब आप विभेद करेंगे, एक तरफ उसका विभेद करते हैं तो फिर इक्वलिटी की बात करने लगते हैं। मतलब लोगों ने ही किया है कि पहले तो आकर के यहाँ की भारतीय पारिवारिक परंपरा को जो तोड़ने का काम किया, कैसे तोड़ा जाए, फिर उसको बात करते हैं। आज भी तो यही कर रहे हैं, एक तरफ परिवार को तोड़ रहे हैं, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि परिवार ठीक से होना चाहिए, लोगों में जो है समानता होनी चाहिए। बिल्कुल। चलिए, ये मुद्दा काफी बड़ा है, ये विषय काफी गंभीर है, और
हम लोग फिर अगले सेशन में कभी आपके साथ बैठ करके इस पे हम लोग फिर चर्चा करेंगे महिला सशक्तिकरण पे। चूँकि मेरा मानना है कि महिला सशक्तिकरण का जो नारा है यह एक छलावा है समाज से, यह परिवार को तोड़ने वाला है, यह समाज को बांटने वाला है, समाज को कमजोर करने वाला है। और इसका लाभ उठा करके कुछ धूर्त महिलाएं, धूर्त लोग वो अपना सिक्का चलाते हैं, वो लाभ उठाते हैं। तो हम लोगों को ऐसे किसी सशक्तिकरण से जो परिवार तोड़क हो, जो समाज में भेद पैदा करने वाला हो, समाज को बांटने वाला हो, हम लोग को नकारना चाहिए, उसका समर्थन नहीं करना चाहिए। हाँ, ऐसे उस पर तो बिल्कुल आपकी बात पर मैं सहमत हूँ। पारिवारिक संरचना और ताने बाने को तोड़ने वाले चीजों को तो बहिष्कार करना चाहिए। चलिए ठीक है, नमस्कार।